वीडियो क्लियर है? Everyone please confirm in the chat box beta, am I audible, am I visible clearly to all of you? Good evening, good evening, good evening everyone, good evening to all of you, good evening to all of you बेटा। एक बार फटाफट सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग बेटा सुरेंद्र, गुड इवनिंग प्रकाश, गुड इवनिंग क्षितिज, गुड इवनिंग। So I hope you all are good. I hope you all are good and preparing well for your exam. सभी मैं भी ठीक हूँ। I am also fine and I hope you all are also good and preparing well for your exam. आगे सभी लोग those who are regular in the class have joined the class. सभी स्टूडेंट ने क्लास को ज्वाइन कर लिया। Should we start our discussion? तो कंपास सर्वेइंग में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे हम लोग, और कंपास सर्वेइंग में एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक भी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। तो इस लेक्चर में कंपास सर्वेइंग को ख़त्म कर देंगे, जैसा मैंने आपको बोला था। एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे जो भी कंसेप्ट हैं लोकल अट्रैक्शन से रिलेटेड उनको हम लोग सॉल्व कर पाएँ। सभी के पास PYQ अवेलेबल है? सभी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, यस और नो? एक बार कंफर्म कर देना, सभी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बुक अवेलेबल है? चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आज हम लोग एक सवाल करेंगे क्लास में डिस्कस, और एक सवाल आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। खेलना है आज बेसिकली। तो थोड़े से कंसेप्ट और बचे हुए हैं, उन कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। और वो कंसेप्ट हैं, दोज कंसेप्ट्स आर रिलेटेड टू द लोकल अट्रैक्शन। दोज कंसेप्ट आर द रिलेटेड टू द लोकल अट्रैक्शन। तो लोकल अट्रैक्शन के बारे में कल हम लोगों ने कुछ बेसिक बातचीत स्टार्ट भी की थी। बिल्कुल जुबैर, बस थोड़ा सा टाइम और दे दो। कुछ कंसेप्ट हैं लोकल अट्रैक्शन को, उसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर खेलते हैं। तुम ही खेलना, मैं देखूंगा आज, ठीक है? तो आज हम ऑडियंस में रहेंगे। आज तुम मैच खेलो, हम रहेंगे ऑडियंस में, ठीक रहेगा? तो आज के प्लेयर हैं आप लोग और मैं रहूंगा ऑडियंस में। तो खेलेंगे, बट खेलने के लिए कंसेप्चुअल क्लियरिटी, कंसेप्ट पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं और सभी लोग खेलेंगे भाई। क्वेश्चन जो क्लास में प्रैक्टिस किए जाएं, वो सभी लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिए। और ये अप्रोच, ये हैबिट डेवलप कर लीजिए कि किसी भी क्लास के क्वेश्चन के डिस्कशन में आप स्टैटिक नहीं बैठेंगे, आप केवल सॉल्यूशन का वेट नहीं करेंगे। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है ऐसी गलती कर रहे हो कि वो क्लास में क्वेश्चन को इफेक्टिवली उतना अच्छे से डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अभी थोड़ी देर बाद ही तो इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, तो क्यों दिमाग लगाना अननेसेसरी। बट बेटा वो दिमाग आपको लगाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो पॉसिबल मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं। और यकीन मानो मेरी इस बात का, अगर आपने जो गलतियां डिस्कशन के दौरान क्लास में कर ली और उसके बाद आपने क्लास में क्वेश्चन का डिस्कशन किया, जब फैकल्टी मेंबर ने आपके क्वेश्चन का डिस्कशन किया, मिस्टेक कमिट करने के बाद जब आप उसको एनालाइज करेंगे और उसको करेक्ट करेंगे, तो उस तरीके की सेम गलती एग्ज़ाम में होने की पॉसिबिलिटी लगभग लगभग ना के बराबर होती है। क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे जहन में, हमारे दिमाग में इस तरह से इम्पैक्ट डालती कि हमें बहुत लंबे समय तक याद रहता है कि यार इस तरीके के कंसेप्ट में मेरे से ये मिस्टेक होती, मेरे से ये गलती होती है। टेस्ट सीरीज में क्या अप्रोच होना चाहिए? चलो टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद टाइम तो रहेगा ही, तो डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट लेट मी फोकस ऑन द टॉपिक। टॉपिक पे बात कर लें।
तो आज हम लोग लोकल अट्रैक्शन के बारे में समझेंगे थोड़ा बहुत और डिटेल में, और बेसिकली आज हम लोग देखेंगे इसका कंसेप्ट पार्ट और इससे कैसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहने वाली है, क्या हमें कुछ फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। तो जैसा मैंने कल आपको क्लियर कर दिया था, एज सच हमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देयर इज़ नो नीड फॉर द फॉर्मूला, देयर इज़ नो नीड टू ऑफ द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ द कंपास सर्वेइंग। पूरे ही चैप्टर में किसी भी तरीके की कोई भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, तो फिर कंसेप्ट ही ज़रूरी होंगे। ठीक है, तो लोकल अट्रैक्शन के कंसेप्ट का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे और करेक्शन इन लोकल अट्रैक्शन देखेंगे। टेस्ट सीरीज की बात कर लेंगे। दो तीन लोग टेस्ट सीरीज के बारे में बोल रहे हैं, पीटर ने बोला टेस्ट सीरीज के बारे में, अब बलजीत भी बोल रहे हैं। तो एक बार ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। वी हैव टाइम, डोंट वरी। तो आज अपने पास टाइम है, ठीक है, एज पर आवर प्लानिंग जो हम लोग का लेक्चर चल रहा, वी हैव टाइम। तो जो आपकी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है उनका डिस्कशन कर लेंगे, जनरल डिस्कशन है, ठीक है। तो जैसे अभी आपको टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ बातचीत करनी है तो कर लेंगे, लास्ट के 5-10 मिनट टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, नो डोंट वरी फॉर दैट। तो देखो बेटा, कल हम लोगों ने पढ़ा था लोकल अट्रैक्शन के बारे में। तो हो क्या रहा था कि अगर हमारे कंपास के पास, कंपास सर्वे में जब हम कंपास को यूज कर रहे हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक बियरिंग, और अगर कोई भी ऐसा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी वजह से होगा क्या कि हमारा मैग्नेटिक कंपास करेक्ट मैग्नेटिक नॉर्थ और करेक्ट मैग्नेटिक साउथ की पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अंडर द अट्रैक्शन ऑफ द लोकल अवेलेबल ऑब्जेक्ट, जो हमारे कंपास के आसपास सराउंडिंग में चीजें अवेलेबल हैं, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से हमारा मैग्नेटिक कंपास डिफरेंट, गलत, इनकरेक्ट मैग्नेटिक नॉर्थ और इनकरेक्ट मैग्नेटिक साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये बात हमें पता नहीं होगी, ये बात हमें देखकर नहीं पता चलेगा कि जो भी मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ कंपास हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकेट कर रहा है, वो करेक्ट पोजीशन है या इनकरेक्ट पोजीशन है, ये हम देख के नहीं बता सकते हैं। यस और नो, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ है, कहाँ पर मैग्नेटिक साउथ है। उसी को तो लोकेट करने के लिए, उसी को तो इंडिकेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर कंपास का यूज कर रहे थे। अब ये गलती क्यों हो रही है, ये अलग गलत मैग्नेटिक नॉर्थ और गलत मैग्नेटिक साउथ हमारा कंपास क्यों मार्क कर रहा है, क्यों आइडेंटिफाई कर रहा है? क्योंकि उसके आसपास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और हमारी जो निडल है, हमारा जो कंपास है, वो क्या हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है उन ऑब्जेक्ट्स की तरफ से। ठीक है, समझ में आ गया? अरे दिव्यांश, कौन ब्लॉक था कौन ब्लॉक था नहीं, छोड़ो, कंसेप्ट पे आओ। सबकी बहुत चिंता करते हो तुम, हाँ? छोटे से दिमाग में कितना लोड ले रहे हो? बताओ, इसको ये याद है पूरे बैच में कौन ब्लॉक था कौन ब्लॉक नहीं था? देख रहे हो, अलग ही है। बोलो भाई। तो ये कंसेप्ट कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इस लोकल अट्रैक्शन की वजह से देयर में बी द पॉजिटिव एरर, देयर में बी द नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर भी हो सकती है इस लोकल अट्रैक्शन की वजह से हमारे मेजरमेंट में, हमारे सर्वे वर्क में, और निगेटिव एरर भी हो सकती है। तो जब कभी भी अब हमें अल्टीमेटली बनाना है मैप, और करेक्ट मैप बनाने के लिए हमारे पास करेक्ट डेटा होना चाहिए। और कंपास सर्वे में डेटा के नाम पे हमने क्या मेजर किया था? कंपास सर्वे में, कल तो कर चुके हो फील्ड में, कल जब पार्क गए थे तो वहां से अलग अलग लाइंस के लिए कौन से मेजरमेंट आपने परफॉर्म किए थे? तो आपने बोला था सर कंपास सर्वेइंग में, पूरे कंपास सर्वे में केवल और केवल हम बियरिंग मेजर करेंगे। पूरे कंपास सर्वे में केवल और केवल हम बियरिंग मेजर करेंगे, और बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, सर्वे के डायरेक्शन के बेसिस पे वो बियरिंग होंगी दो तरीके की, एक होगी फोर बियरिंग और एक होगी बैक बियरिंग।
एक होगी फोर बियरिंग और एक होगी बैक बियरिंग, बस इतना ही मेजरमेंट करना था। हाँ, हम लोगों ने लेंथ ऑफ द लाइन को भी मेजर किया था, बट लेंथ ऑफ द लाइन जो हम लोगों ने मेजर किया था, दैट वी हैव डन विद द हेल्प ऑफ द लीनियर मेजरमेंट। तो चैन और टेप की हेल्प से जितनी भी सर्वे लाइन थी उनके हमने लेंथ भी मेजर कर ली थी, और उन्हीं लेंथ और बियरिंग के बेसिस पे हम लोगों ने करी थी प्लॉटिंग। उसी लेंथ और बियरिंग को प्लॉट करके हमें उस पर्टिकुलर जगह का उन लाइंस को हम लोगों ने पेपर में प्लॉट किया था, जिससे हमें वहां का मैप मिल गया था। यही तो कहानी थी, यही तो कहानी थी। अब दिक्कत यह है कि जो सर्वे, जो डेटा आप कलेक्ट करके आ गए हैं, अब वहां पर क्या लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है? बताओ। तो चलो एक एग्जाम्पल की हेल्प से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, तो भैया कंपास सर्वे में जो फील्ड वर्क आपने किया था उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट था। नहीं होगी ही नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं वरुण। हर मेजरमेंट कंपास सर्वे का जो होगा वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। सिमिलरली कोई भी मेजरमेंट, हर मेजरमेंट लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं होगा, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। बिल्कुल मोबाइल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो, जैसे जनरली क्या होता है जब सर्वेयर होते हैं तो कंपास सर्वे जब किया जाता है तो प्रैक्टिकली इस बात का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आप कंपास को जमीन पे सेट करते हैं ट्राइपॉड के ऊपर बेस्ड ऑन द सर्वेयर हाइट। भाई ट्राइपॉड लगाया था आपने, याद है? ट्राइपॉड के ऊपर कंपास रहेगा, और सब लोग क्या करते, जैसे फॉर एग्जांपल सर्वेयर अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इस कंपास की हाइट को रखते ताकि ऑब्जर्वेशन रीडिंग्स लेने में दिक्कत ना हो। बहुत कम हाइट रख दोगे तो रीडिंग्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा झुकना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हाइट रख लोगे तो भी रीडिंग्स लेने में दिक्कत आएगी। तो कम सर्वेयर जो होता है वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कंपास की हाइट को एडजस्ट कर लेता है, ताकि रीडिंग लेने के लिए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन से हम रीडिंग्स ले पाएं, जो भी एंगल्स हैं उनको मेजर कर पाएं कंपास में। जनरली आप देखोगे कि जो हमारा कंपास की हाइट होती है वो अप टू यहाँ तक होती है, क्योंकि इतना बेंड होने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना बेंड होने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आसानी से रीडिंग ले लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हम लोग के यहाँ पर एक पॉकेट होती है, देखा है, ऑब्जर्व किया, हम लोग के शर्ट्स वगैरह में पॉकेट होती है। अब पॉकेट में मान लो की रिंग पड़ा हुआ है, पॉकेट में आपके कॉइन पड़े हुए हैं, तो आप देखो जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, कॉइन हो गया, कीरिंग हो गया, और ये कंपास है, तो मुझे नहीं लगता है ये लोकली अट्रैक्ट हो जाएगा। कंपास की जो निडल होगी वो लोकली अट्रैक्ट हो जाएगी। अब इस बात का सर्वेयर ने ध्यान ही नहीं दिया। जो सर्वेयर था, जो डेटा कलेक्ट कर रहा था, उसने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया। तो वो जहां जहां पे भी मेजरमेंट कर रहा है, लोकल अट्रैक्शन तो साथ में लेके घूम रहा है ना। अब जहां पर आप सर्वे कर रहे हैं बगल में कोई मान लो पुराना लोहा पड़ा हुआ है, जंग खा रहा है। जहां पे आप सर्वे कर रहे हैं वहां पे कोई जंग पड़ा हुआ है। हाँ, आपका स्टेशन क्लियर था, आपने सोचा है मेजरमेंट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ से। लेकिन अब जो ऑब्जेक्ट वहां पर हैं उनमें मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें हमारा कंपास इन्फ्लुएंस हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, यस और नो। तो मेजरमेंट करते समय तो ये सब बातें हमने ध्यान नहीं करी। जब पूरे मेजरमेंट कर लिए तब पता चल रहा है किसी भी रीजन से कि वहां पे भाई मेजरमेंट गलत हो गया है, तब परेशानी होगी। ऐसा जब होगा मेजरमेंट गलत हो गया तो या तो आप जाके दोबारा से सर्वे वर्क को रिपीट करिए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मान लो 50 रीडिंग ले डाली हैं, अब हर एक रीडिंग को क्रॉस चेक करना या हर एक रीडिंग को दोबारा से मेजर करना एक फीजिबल ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम लोग एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोग एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल ये कोई जगह थी जिसका आपने सर्वे किया, ABCD, सब कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ग्राउंड है।
तो मैंने मेजरमेंट के नाम पे क्या किया था, मैंने बोला था लाइन क्या है, लाइन की लेंथ क्या है, और इन लाइन इस हर एक लाइन की फोर बियरिंग क्या है और बैक बियरिंग क्या है। तो कुछ इसी तरीके का हमारा फॉर्मेट था, कुछ इसी तरीके का हमारा सर्वे का फॉर्मेट था, अगर आपको याद हो फील्ड वर्क का फॉर्मेट था। द फॉर्मेट वॉज समथिंग लाइक दिस, द फॉर्मेट वॉज समथिंग लाइक दिस, याद आया। तो आपने बोला था सर ए बी लाइन है ग्राउंड की, बी सी लाइन है, सी डी लाइन है और डी ए लाइन है। ये चार सर्वे लाइन हैं जिनके लिए हम लोग मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, और इनके जो एंगल्स हैं वो एंगल्स, फॉर एग्जांपल लेंथ जो है वो L1 है, L2 है, L3 है, L4 है। तो ये लेंथ आपने बोल दी L1, L2, L3, L4, ये हो गए लीनियर मेजरमेंट। सभी लाइन की फोर बियरिंग आपने मेजर कर ली, मान लो θ1, θ2, θ3 और θ4 है। और सभी लाइन की जो बैक बियरिंग है वो α1, α2, α3 और α4 है। ये सर्वे वर्क कंप्लीट हो गया। इतना अगर हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब हमारा कंपास सर्वेइंग वर्क कंप्लीट हो गया है फील्ड में, यस और नो। भाई जितनी भी लाइन थी उनकी फोर बियरिंग मेजर की है और इसकी बैक बियरिंग मेजर की, दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड द डेटा कलेक्शन पार्ट। अब और क्या डेटा कलेक्ट करोगे कंपास सर्वे में? अब और कुछ डेटा तो कलेक्ट करने को नहीं बचा ना कंपास सर्वे में, पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम है या नहीं? अब मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम है या नहीं? तो यही तुम्हारा पहला टाइप का प्रॉब्लम होता है। तो लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम को डील करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर आप उन ऑब्जर्वेशंस का ध्यान देंगे तो आसानी से आप क्या कर लेंगे, लोकल अट्रैक्शन की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा ये बोलता है कि किसी भी लाइन के लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, किसी भी लाइन के लिए फोर, ये तो लोकल अट्रैक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, ये तो बेसिक कंसेप्ट है जियोमेट्री से। कल हम लोगों ने देखा था कि किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस कितना होना चाहिए, दैट शुड बी परफेक्ट 180 डिग्री, दैट शुड बी। तो आप क्या करिए, हर लाइन के आपने फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को मेजर किया है, तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को मेजर करने के बाद आप उनका डिफरेंस चेक कर लीजिए। अब जरा ध्यान से समझना, अब जरा ध्यान से समझना, अगर अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, आपने ये चेक किया और चेक करने के बाद किसी भी लाइन के लिए अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर किसी भी लाइन के लिए आपने फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस चेक किया एंड दैट डिफरेंस यू आर नॉट गेटिंग एज 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है? टेक योर टाइम, आराम से बताओ। अगर किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? रुक जा, लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन, इसका मतलब ये है कि या तो उस लाइन की फोर बियरिंग गलत मेजर करी है आपने, या तो उस लाइन की बैक बियरिंग मेजर गलत की है आपने, या फिर आपने दोनों ही गलत मेजर कर लिए हैं। यही तो होगा भाई। अगर फोर बियरिंग सही होती, अगर बैक बियरिंग सही होती, तो भाई उनका डिफरेंस तो 180 डिग्री आता ना कहीं किसी न किसी रीडिंग में, फोर बियरिंग में, बैक बियरिंग में पक्का हमसे एरर हुई है, जिसकी वजह से एक लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है। तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है, अच्छा एक चीज आप और ध्यान रखते हैं,
जब आप लोकल अट्रैक्शन की बात करते हैं तो आप फिर बाकी सोर्स ऑफ एरर को निग्लेक्ट कर देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है। हम लोगों ने अदर सोर्स ऑफ एरर भी पढ़े थे, हम लोगों ने ह्यूमन एरर के बारे में बात की थी, हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में बात की थी। लेकिन जब हम लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं बाकी दुनिया की सारी चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट हैं। उसका लॉजिक भी है। अब आप ये बोलो कि सर ये एरर है, ये हो सकता है गलत रीडिंग लेने की वजह से हो गई हो, ये एरर जो है सर ये हो सकता है फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो गई हो, ये एरर हो सकता है कि लोकल अट्रैक्शन की वजह से हो गई हो, तो फिर हम जीवन में कभी पता ही नहीं लगा पाएंगे कि एग्जैक्टली ये एरर हुई क्यों है। तो इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लोकेट द टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द एरर। अगर मल्टीपल एरर के सोर्सेज ले लेंगे तो हम जादूगर थोड़ा हैं। हम कैसे बता देंगे भैया कि एरर एग्जैक्टली किस रीजन की वजह से हुई है, तो ये हमारे लिए बताना संभव नहीं होगा। तो हमने एक एजम्पशन ले लिया कि जब कभी भी हम लोकल अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं या हम मान रहे हैं कि जो भी एरर हमारे कंपास सर्वेइंग में हो रही है वो केवल और केवल लोकल अट्रैक्शन की वजह से हो रही है, देयर आर नो अदर सोर्स ऑफ एरर। लोकल अट्रैक्शन के अलावा वहां पर कोई दूसरा एरर का सोर्स नहीं है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। इस फंडामेंटल एजम्पशंस को मानने के बाद ही हम प्रॉब्लम को टच करेंगे। क्लियर है ये एजम्पशन? कभी ना कभी कोई रीजन होगा ही सर, बिल्कुल होगा, लेकिन हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है हम कंसीडर कर लेंगे तो फिर सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं लगा पाएंगे। समझ रहे हो वरुण? बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो सकता है, बट हमें सॉल्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कुछ ना कुछ तो अजम्पशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। यहाँ बड़ा दिमाग चल रहा, कभी न कभी होगा हैं, और हर सब्जेक्ट में अजम्पशंस लिए बैठे, वहां कभी नहीं बोले। आरसीसी जब पढ़ना शुरू किया था तो पहला अजम्पशन लिया था, प्लेन सेक्शन शुड रिमेन प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। आरसीसी की पूरी डिजाइनिंग है, ये वो एजम्पशन है जो कि वैलिड था तुम्हारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, लिमिट स्टेट मेथड में और प्री स्ट्रेस मेथड में। वहां तुमने इफ बट नहीं किया। जब तुमने सोम पढ़ा था, जब तुमने सोम पढ़ा था तो मैकेनियल इज होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, कभी और कुछ करेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती हैं क्या? कभी कोई और करेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती हैं क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ा था तो फ्लूइड इज आइडियल, हाँ, तब नहीं बोले तुम, अब बता रहे हो हमको। तो ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आवर इंटायर स्टडी, किसी भी चीज को एग्जैक्ट एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो मैंने आपको इस स्पेशली पूरा कहानी बता दी ना कि हो सकते हैं और होंगे भी, बट फिर हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। हाँ, बट हम फिर उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमने अपनी सहूलियत के लिए एक एजम्पशन ले लिया कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कंपास सर्वे में जो गलती हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल अट्रैक्शन की वजह से हो रही है। अरे सॉरी की क्या बात है, ठीक है, मन में आया तो बोल दिया, इसमें कोई सॉरी की बात नहीं है। इसीलिए मैंने रिलेट करने के लिए आपको, जो आप सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं उनसे भी कुछ ना कुछ बता दिया। अरे अजीमुत कुछ नहीं होता है, किसी भी लाइन की बियरिंग होती है होल सर्कल सिस्टम में, ठीक है? किसी भी लाइन की बियरिंग आप मेजर कर लीजिए होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में, उसके लिए एक टर्म यूज कर लेते हैं अजीमत। एक्चुअली ये एस्ट्रोनॉमिकल से रिलेटेड वर्ड है, इसको मेजर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। किसी भी लाइन की बियरिंग को मेजर करके अगर आप WCB सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते तो आप बोल सकते हैं वो उसकी अजीमत की वैल्यू होगी। इतना समझ सकते हैं बस, इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है दिव्यांश, चलें आगे। तो अब हमें सबसे पहला काम है कि हमने किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस चेक किया, और ये जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो हम बोल देंगे बहुत बिना किसी प्रॉब्लम के कि भैया इस सर्वे वर्क में
इस सर्वे वर्क में लोकल अट्रैक्शन की समस्या है। कहाँ पर है और कितनी है ये हमें नहीं पता है। ये फोर बियरिंग गलत है कि बैक बियरिंग गलत है कि क्या गलत है, वी डोंट नो। बट हाँ, अगर किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो हम इतना तो जरूर बोल सकते हैं, ये हम इतना तो जरूर बोल सकते हैं कि भाई वहां पर लोकल अट्रैक्शन की वजह से कहीं ना कोई गलती हुई है। बोल सकते हैं कि नहीं? कहीं ना कोई गलती हुई है, ये हम बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो। बिल्कुल बोलेंगे। अच्छा, अगर आपने क्या करा, अगर आपने इनका डिफरेंस चेक किया, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का, और अगर ये डिफरेंस 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या है? अगर ये डिफरेंस आपने चेक किया किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का, और ये डिफरेंस 180 डिग्री आ गया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो दिव्यांश ने बोला कि यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा, वरुण ने भी उनका साथ दिया कि यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा। अरे भैया समझो, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर किसी भी लाइन की बियरिंग का डिफरेंस, अगर किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है, तो वहां पर दो संभावनाएं हो सकती हैं। देखो, पहली संभावना क्या बोल रही है? ऐसी सिचुएशन में पहली पॉसिबिलिटी क्या बोल रही है कि देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन, जो आप भी बोल रहे हैं। इस सर्वे वर्क में लोकल अट्रैक्शन की कोई भी समस्या नहीं है, यही बोल रहे हो ना? इस सर्वे वर्क में लोकल अट्रैक्शन की कोई भी समस्या नहीं है, एक ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बोलती है? बोथ स्टेशंस आर हैविंग द लोकल अट्रैक्शन। दोनों ही स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन की समस्या है, तब भी तो तब भी तो डिफरेंस 180 डिग्री आएगा। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन थी ए बी। स्टेशन ए स्टेशन ए और बी दोनों पे मान लो लोकल अट्रैक्शन की वजह से +1 डिग्री की एरर हो रही है। मान लो आपने इस लाइन की बियरिंग मेजर करी, ये आ गई 21 डिग्री। आपने इस लाइन की बैक बियरिंग मेजर करी, ये आ गई 201 डिग्री। तो इस लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। अगर दोनों ही स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है और सेम लोकल अट्रैक्शन है, अगर दोनों ही स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन की वजह से सेम एरर हो रही है, तो उस केस में भी डिफरेंस 180 डिग्री आएगा। उस केस में भी 180 डिग्री डिफरेंस आएगा। तो कंसेप्चुअली अगर हम लोग बात करें, तो अगर किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब वहां पर भी लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। फिर वही बात है, फिर ऐसे तो हम सवाल ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आप बोल लो डिफरेंस जब 180 डिग्री नहीं आ रहा तो भी लोकल अट्रैक्शन है, आप बोल लो डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा तो भी लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। तो हम क्या जादूगर हैं क्या? घूम फिर के सवाल तो यही आ जाता है। अरे कहीं तो मौका दो खेलने का। आप कह रहे हो अगर किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो वहां पर डिफरेंस कहाँ गया? ये डिफरेंस जो है लोकल कहाँ गया, कहाँ लिख दिया? अच्छा डिफरेंस, हाँ, अगर डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है, तो आप बोलो यहाँ पर भी लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। नहीं आ रहा है तो भी लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। तो हम तो कभी सवाल ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना। तो एनालिसिस के लिए हम केवल एनालिसिस के लिए तो एक नोड पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। फॉर एनालिसिस, या जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, कंसीडर ओनली कंसीडर ओनली पॉसिबिलिटी वन, कंसीडर ओनली पॉसिबिलिटी वन।
एनालिसिस के लिए, न्यूमेरिकल के लिए हम केवल पहली पॉसिबिलिटी को कंसीडर करेंगे, बट नॉलेज के लिए, कंसेप्ट के लिए हमें ये पता है, नॉलेज के लिए, कंसेप्ट के लिए हमें ये पता है कि अगर दोनों किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है तो भी वहां पर लोकल अट्रैक्शन हो सकता है। बट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू एनालाइज द प्रॉब्लम, वी विल कंसीडर। अब बातें हो गई हैं बहुत सिंपल। सिंपल सी बात है कि अगर दोनों लाइन, किसी भी लाइन की फोर बियरिंग, किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब लोकल अट्रैक्शन नहीं है। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहां पर लोकल अट्रैक्शन है। ये ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया सभी को डिटेल में? तो मैंने सारी बातें आपको डिटेल में बताई, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये कहानी, यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है? यहाँ तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ये पहला और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। देखिए, तो लोकल अट्रैक्शन क्या होता है? फॉर एनी लाइन इफ द डिफरेंस ऑफ द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, देन देयर मस्ट बी लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो किसी एक स्टेशन पे या दोनों स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन की समस्या है, जिसकी वजह से किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री नहीं आ रहा है। लेकिन अगर किसी भी लाइन के लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है तो दो पॉसिबिलिटी हैं, पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2। पहली पॉसिबिलिटी ये बोलती बोथ स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन, और दूसरी पॉसिबिलिटी बोलती बोथ स्टेशंस आर अफेक्टेड बाय सम, नहीं सेम, बोथ स्टेशंस आर अफेक्टेड बाय सेम वैल्यू ऑफ द लोकल अट्रैक्शन। फिर आपने बोला फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओनली पॉसिबिलिटी 1 इज कंसीडर्ड। न्यूमेरिकल के लिए हम लोग केवल पॉसिबिलिटी 1 को ही कंसीडर करेंगे, पॉसिबिलिटी 2 के जो है वो ज्ञान तक ही सीमित है। पॉसिबिलिटी 2 जो है वो ज्ञान तक ही सीमित है। ये ऑब्जर्वेशन सबकी सभी को क्लियर है? ये ऑब्जर्वेशन सभी को क्लियर है? आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। यहाँ तक के डिस्कशन में अगर कोई डाउट है तो, कोई क्वेरी हो तो है बोलो। इफ एनी वन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो बोलो भाई। और कंफर्म है तो भी सभी लोग बता दो कि हाँ सर क्लियर है। चलें फिर आगे बातचीत करें। सर अगर लोकल अट्रैक्शन है तो हम कैसे लेंगे फोर बियरिंग या बैक बियरिंग केस 1 में? नहीं तो बियरिंग तो कंपास से मेजर करोगे ना। किसका डाउट था? रुको रुको, कुछ पूछ रहा बच्चा। क्या नाम है? प्रकाश। तुम बियरिंग तो, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग तो कंपास की हेल्प से मेजर करोगे ना। बियरिंग तो तुम फोर फोर बियरिंग बैक बियरिंग जो है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग जो है वो तो आप कंपास की हेल्प से मेजर करेंगे ना। ये तो मेजरमेंट करने के बाद पता चलेगा, गलती करने के पहले थोड़ा पता चल जाता है गलती कर दी क्या। गलतियां, मिस्टेक्स तो एक्शन के बाद ही पता चलती है ना कि ये गलत हो गया। यस और नो? तो आपने फील्ड में मेजरमेंट किया है, आपको नहीं पता है मेजरमेंट सही है या गलत है। वही चीज तो क्रॉस करने के लिए बैठे हुए हम लोग। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ही क्यों ले रहे हैं? लो, पूरी कहानी खत्म हो गई। अब इन्हें ये पूछ रहे हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्यों ले रहे हैं। हाँ, पूरी कहानी डिटेल में खत्म हो गई कि इन दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी क्यों ले रहे हैं। कहाँ चले गए थे बेटा अंबिका? कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? ये बताया कि नहीं बताया कि वाई वी हैव कंसीडर इन डिटेल, वी हैव डिस्कस्ड। आएंगे आएंगे मोहम्मद साहब, उसमें भी आएंगे। अगर सभी स्टेशन में लोकल अट्रैक्शन है तो फिर हम क्या करते हैं, टोटल एरर को हर स्टेशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। समझ रहे हो? अगर सभी स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है तो जो भी हमारे सर्वे वर्क में टोटल एरर हुई है, मान लो 4 स्टेशन है और टोटल एरर हुई है +2 डिग्री की,
टोटल एरर हुई है +2 डिग्री की, तो +2 डिग्री/4 जितनी वैल्यू आएगी वो हर स्टेशन में +0.5 डिग्री की एरर हर स्टेशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम करेक्शन अप्लाई कर देंगे। बट वो सही नहीं होगा, सही नहीं होगा, इसलिए ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, स्पेशली गेट के एग्जाम में। बट तरीका ये है उसको सॉल्व करने का कि फिर आप पूरी एरर को, सर्वे की पूरी एरर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे बातचीत करते हैं। तो अगला एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, और देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। मैं बोल रहा हूं इफ एनी स्टेशन is affected from local attraction, then all bearings measured from that station will have error due to local attraction। काफी खतरनाक अंग्रेजी मैंने लिख दी है, इसको हिंदी में मैं बता देता हूं। ठीक है, काफी खतरनाक मैंने अंग्रेजी लिख दी है, इसको हिंदी में मैं बता देता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ कि अगर किसी स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है तो उस स्टेशन से जितने भी मेजरमेंट आप करेंगे, जो भी बियरिंग आप मेजर करेंगे, वो सभी बियरिंग्स इनकरेक्ट होंगी। समझते हैं इस बात को? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, ये यहाँ पर मैंने एक स्टेशन लिया ए, एक स्टेशन लिया बी और एक स्टेशन लिया सी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया स्टेशन बी इज हैविंग द लोकल अट्रैक्शन। स्टेशन बी पे लोकल अट्रैक्शन की समस्या है, ये मैंने आपको बता दिया। तो भैया स्टेशन बी से तुम कंपास सर्वेइंग में कौन कौन से मेजरमेंट करोगे, ऐसी कौन कौन सी रीडिंग है, ऐसे कौन कौन से ऑब्जर्वेशन हैं जो आपने स्टेशन बी से परफॉर्म किए हैं, ऐसे कौन कौन से ऑब्जर्वेशन हैं जो आपने स्टेशन बी से परफॉर्म किए होंगे। तो स्टेशन बी से यहाँ पर टोटल आप 2 मेजरमेंट करेंगे, मानते हैं कि नहीं? स्टेशन बी से अगर मेजरमेंट की बात करें तो हम 4 बियरिंग ऑफ लाइन BC मेजर करेंगे और बैक बियरिंग ऑफ लाइन AB मेजर करेंगे। मानते हो कि नहीं? सौरव, बैक बियरिंग ऑफ द लाइन BA नहीं होगा, AB होगा बेटा, कल बताया तो था। BA कर दोगे तो फिर ये 4 बियरिंग हो जाएगी, डू नॉट गेट कंफ्यूज। हाँ, AB सही कर दिया सौरभ ने। तो क्या बोला, अगर स्टेशन 20 पे लोकल अट्रैक्शन है तो मानो या ना मानो ये दोनों रीडिंग जो आपने स्टेशन बी से ली हैं, ये दोनों रीडिंग इनकरेक्ट होंगी ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन। ये है तुम्हारा सेकंड ऑब्जर्वेशन। इफ एनी स्टेशन इज अफेक्टेड फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन, all the readings have been taken from that station will have the effect of the local attraction, will have the error due to the local attraction। बताओ भाई, इसमें कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो बताओ। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे बड़े बड़े सवाल निपटाएंगे, यकीन मानो मेरी इस बात का। और हम तो लगाएंगे नहीं सवाल, तुम्हें तो पता है। सवाल कौन लगाएगा? तुमसे ही निपटवाएंगे, तुमसे ही निपटवाएंगे। बोलो भाई, क्लियर है सभी को? अच्छा, किसी स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन अगर है भी तो क्या उसके इंक्लूडेड एंगल पे कोई फर्क पड़ेगा? किसी स्टेशन पे अगर लोकल अट्रैक्शन है, समझ लो इस बात को भी। चलो यहां पर देख लो पहले। इफ एनी स्टेशन इज अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन, तो उससे जितनी भी रीडिंग ली गई हैं वो सबकी सब क्या होंगी? गलत होंगी। एक ऑब्जर्वेशन और समझ लो। तीसरा ऑब्जर्वेशन, मान लो ये कोई एक ट्रैवर्स है, ये स्टेशन ए है, बी है, ये स्टेशन सी है और ये स्टेशन डी है।
मान लो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ लोकल अट्रैक्शन है स्टेशन ए पे, तो क्या अब जैसे क्लॉक वाइज ट्रैवर्स है, तो ये जो एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी द इंक्लूडेड एंगल, कल हम लोगों ने पढ़ा था। जल्दी बोलो हाँ या ना। ये जो एंगल आपको एक्सटीरियर एंगल यहां पर दिख रहा है, यही इसका इंक्लूडेड एंगल होगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। एक्सटीरियर एंगल विल बी द इंक्लूडेड एंगल। मैं अगर बोलूं कि स्टेशन ए पे लोकल अट्रैक्शन है बोल रहा हूं, स्टेशन ए इज हैविंग द लोकल अट्रैक्शन, तो मेरे लाल क्या उस केस में इस इंक्लूडेड एंगल में कोई फर्क पड़ेगा? सोच के बताओ हाँ या ना। इफ द स्टेशन ए इज हैविंग द लोकल अट्रैक्शन, विल इट अफेक्ट द इंक्लूडेड एंगल एट स्टेशन ए? कह रहे हैं पढ़ना तो चाहिए। अरे क्यों, सोच के बोलो ना। तुक्का तुक्का क्यों खेल रहे हो? तुक्का तुक्का क्यों खेल रहे हो? तुक्का तुक्का ही खिलाना होता तो फिर फॉर्मूले बताते ना यार। देख रहे हो कितने आलसी होते हैं हम लोग। हमारा एक्चुअली हम लोग आलसी नहीं होते, हम लोग तो बहुत डेडिकेटेड हैं। ये नालायकी करता है हमारा दिमाग। ये नालायकी जो होती है, ये होती है हमारे दिमाग की तरफ से। उसको चाहिए फुल मजे जीवन के। मतलब इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई तुम्हारा है ना, तो ये है बड़ा क्रांतिकारी ये। अगर अपने पे आ जाए तो धरती पलट दे। अगर अपने पे आ जाए तो तुम कुछ भी कर सकते हो, अच्छे से अच्छा काम कर सकते हो। समझ रहे हो? लेकिन ये इतना कामचोर प्राणी है इस धरती का। कौन? आपका खुद का अपना दिमाग। तो पूछा जा रहा है कि फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कह रहे पढ़ना तो चाहिए, पता नहीं। सोचो ना, सोचने के लिए टाइम दिया है, सोचो समझो फिर बताओ ना। अब दिक्कत है, सोचोगे समझोगे तो इनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो रहे हैं आराम से बढ़िया, क्लास चल रही है, ऐसे करके बैठे हुए हैं, आहा फुल रिलैक्स। अचानक से किसी ने कहा अरे सुनो, जिंदा हो, सोचो, और भड़बड़ा गए। हम्म। दिमाग कह रहा है ये क्या, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? एकदम से हालात बदल दिए इन्होंने, तो जज्बात बदल दिए। आई वॉज एंजॉइंग द क्लास, ये सोचने पे क्या बोल दिया इन्होंने। उसने तुरंत भाई साहब खेल गया वो। तुम उसको छोटा मोटा खिलाड़ी मत समझो। ये तुरंत खेल गया, इसने तुरंत तुम्हारे हाथों को कमांड दे दिया और तुम्हें पता ही नहीं चला। और इसका इसका हमारी बॉडी पे इतना इन्फ्लुएंस है कि बॉडी हमारी है, मानते सब इसकी है। इसने धीरे से सिग्नल दे दिया हाथों को कि लिख दो कि अरे होगा, हो सकता है, खत्म बात। और हाथ भी इतने नालायक, इसकी बात तुरंत मान ली, बिना सोचे समझे लिख दिए। हो सकता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप खुद ही चेक कर लो। खेल समझ रहे हो? खेल समझ रहे हो? थोड़ा कंट्रोल करो इसे, कोई नहीं तो कुछ करने नहीं देगा तुम्हें ये। थोड़ा कंट्रोल करो इसे। समझ रहे हो? इसके ट्रैप में फंसो नहीं तुम, निपटा देगा ये। इसके ट्रैप में फंसो नहीं, निपटा देगा ये। ये एक होता है ना धक्का मार गाड़ी, ये वही होता है। ये पहले तुरंत तुम्हें बिल्कुल कुछ ना करने वाली बातें बताएगा, लेकिन जब तुम इसको पुश करोगे यार चुपचाप अपना काम करो, तो कहेगा अब तो करना ही पड़ेगा। सामने वाला थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया है, फंस नहीं रहा है ट्रैप में। तब फिर दिमाग चलेगा और तुम्हें अच्छे अच्छे रिजल्ट देगा। तो हर बार इनको जगाना पड़ता भाई साहब को, नहीं नहीं करो, करना पड़ेगा। हाँ, ये स्लीप मोड में बहुत जल्दी चले जाते हैं, इनकी खासियत ये है। ये स्लीप मोड में बहुत जल्दी जाने के लिए उत्सुक, बिल्कुल उत्सुक बैठे हुए हैं। मौका मिलेगा तो बता देंगे, वही वाला हाल है इनका। समझ रहे हो?
सुना है ना मौका। हम्म। चलें आगे भैया। आप इस इंक्लूडेड एंगल मेजर करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। इंक्लूडेड एंगल जो ए पे होगा वो होगा बैक बियरिंग, बैक बियरिंग ऑफ द लाइन डी ए। डी ए लाइन की बैक बियरिंग से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल अगर मेजर करेंगे, मान लो ये तुम्हारी मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? दिस एंगल विल बी इक्वल टू 360 माइनस करके निकाल दें। यस और नो? ये डिपेंड करेगा बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी पे। अरे भैया ये दोनों ही बैक बियरिंग और फोर बियरिंग मेजर तो आप स्टेशन ए से ही कर रहे हैं ना। ये दोनों ही बैक बियरिंग ऑफ द लाइन प्रीवियस लाइन एंड फोर बियरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, ऑल दीज बियरिंग्स वी आर मेजरिंग फ्रॉम द सेम स्टेशन ए। और अगर स्टेशन ए पे लोकल अट्रैक्शन है तो इन दोनों ही मेजरमेंट में तो सेम गलती होगी। समझ रहे हो? इन दोनों ही मेजरमेंट में तो सेम ही गलती होगी। तो उससे इंक्लूडेड एंगल में क्या फर्क पड़ेगा? मान लो +1 डिग्री की गलती करी है आपने फोर बियरिंग में, +1 डिग्री की गलती करी है आपने बैक बियरिंग में, क्या फर्क पड़ जाएगा इंक्लूडेड एंगल में? मान लो -1 डिग्री की गलती करी है आपने फोर बियरिंग में, -1 डिग्री की गलती करी है आपने बैक बियरिंग में, क्या ही फर्क पड़ जाएगा इंक्लूडेड एंगल में? क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो आप वही बोल रहे हैं कि अगर किसी स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है भी, उससे इंक्लूडेड एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इनमें कहीं पे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। समराइज करते हैं बेटा, ये जो आपने 3 ऑब्जर्वेशन देखे हैं, ये सफिशियंट हैं लोकल अट्रैक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला आपने बोला कि सर हम हर लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग चेक कर लेंगे, का डिफरेंस चेक कर लेंगे। अगर सभी का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब लोकल अट्रैक्शन सर्वे वर्क में नहीं है। अगर कहीं डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहां पर लोकल अट्रैक्शन की समस्या है। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन आपने बोला कि सर इफ एनी स्टेशन इज अफेक्टेड फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन, अगर कोई भी स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है तो वहां से हमने जितने भी मेजरमेंट किए होंगे उन सभी मेजरमेंट में लोकल अट्रैक्शन की वजह से गलतियां हुई होंगी। उन सभी मेजरमेंट में लोकल अट्रैक्शन की वजह से गलतियां हुई होंगी। ऑल द मेजरमेंट्स विल हैव द एरर ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन। और तीसरा आपने बोला कि सर अगर किसी स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है तो भी सर वहां पर इंक्लूडेड एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी सर वहां पे इंक्लूडेड एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ एनी स्टेशन इज अफेक्टेड फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन इन दैट केस ऑल्सो। मेरे सभी लाल चैट बॉक्स को लाल करके ये बता दें कि सारे कंसेप्ट यहां तक के क्लियर हैं, यस और नो? सुरेंद्र पूछ रहे हैं सर, अरे सुरेंद्र ये डीए लाइन की फोर बियरिंग कहां से मेजर करोगे? सुरेंद्र बताएगा। सुरेंद्र ये डीए लाइन की फोर बियरिंग आप किस स्टेशन से मेजर करेंगे ये बता दो, और डीए लाइन की बैक बियरिंग किस स्टेशन से मेजर करोगे ये बता दो। फ्रॉम विच स्टेशन वी विल मेजर द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन डीए एंड फ्रॉम विच स्टेशन वी विल मेजर द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन डीए। तो बैक बियरिंग तो स्टेशन ए से ही मेजर करोगे ना डीए की। बैक बियरिंग जो होगी वो स्टेशन ए से ही तो मेजर करोगे लाइन डी ए की। डी पे कंपास रखोगे,
ए पे कंपास रखोगे, डी पे रेंजिंग रॉड रखोगे, तब ये एंगल जो आएगा, तभी तो ये बैक बियरिंग बोलोगे, क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सर्वे कर रहे हैं। तो कंसेप्ट के नाम पे सिर्फ इतना था, कंसेप्ट के नाम पे सिर्फ इतना था। और अब आते हैं एक बढ़िया सा एक सवाल लगाते हैं कंपास सर्वेइंग का, जो एकदम दिल को कर दे गार्डन गार्डन। तो जब हमने पहली बार गेट का पेपर दिया था, तब ये सवाल आया था। जब हमने पहली बार गेट का पेपर दिया था, तब ये सवाल आया था। इसलिए सवाल हमको बड़ा प्यारा लगता है। एज ए स्टूडेंट हमने इस सवाल को फेस किया था, एज ए स्टूडेंट हमने इस सवाल को फेस किया था। तो भैया देखो, एक सवाल होगा जिनके पास ये बुक है, ठीक है, जिनके पास ये बुक है, पेज नंबर 14.5 में एक 2 नंबर का सवाल है। अगर आपके पास कोई और बुक भी है, अगर आपके पास कोई और बुक भी है, तो आप वहां से भी देखिए। गेट 2013 में, गेट 2013 में कंपास सर्वेइंग का एक सवाल आया है, उस सवाल के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बोला फॉलोइंग बियरिंग्स आर ऑब्जर्व वाइल ट्रैवर्सिंग विद द कंपास। 4 लाइनें दी गई हैं, ए बी बी सी सी डी, 4 नहीं 5 लाइनें, ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई ए। और हर लाइन की आपको 4 बियरिंग और बैक बियरिंग दी गई है। हर लाइन की आपको 4 बियरिंग और बैक बियरिंग दी गई है। सवाल मिल गया? नहीं मिला है तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, बढ़िया सवाल है, सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक सर्वे वर्क आपने किया, कंपास सर्वेइंग, लाइन की 4 बियरिंग दी गई है, बैक बियरिंग दी गई है। सवाल कुछ ऐसा है, तो लाइन है ए बी, लाइन है बी सी, लाइन है सी डी, लाइन है डी ई, और लाइन है ई ए। अच्छा, ठीक है। अब 4 बियरिंग और बैक बियरिंग क्या दी गई है? 4 बियरिंग दी गई है 126 डिग्री 45 मिनट, 126 डिग्री 45 मिनट, 308 डिग्री, 308 डिग्री, 49 डिग्री, 49 डिग्री 15 मिनट, 227 डिग्री 30 मिनट, 227 डिग्री 30 मिनट, 340 डिग्री 340 डिग्री 30 मिनट, 161 डिग्री 161 डिग्री 45 मिनट, 258 डिग्री 258 डिग्री 30 मिनट, 78 डिग्री 78 डिग्री 30 मिनट, 212 डिग्री 30 मिनट, 212 डिग्री 30 मिनट, और 31 डिग्री 45 मिनट। यहां पर यह पूछा गया है आफ्टर अप्लाइंग द करेक्शन ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन, correction due to the local attraction, find out the corrected 4 bearing of the line BC will be, the corrected 4 bearing of line BC will be। 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं, ए बी सी डी। पहला दे रखा गया 48 डिग्री 15 मिनट, 48 डिग्री 15 मिनट, 50 डिग्री 15 मिनट। तीसरा दे रखा गया 49 डिग्री, 49 डिग्री 45 मिनट। और चौथा दे रखा गया 48 डिग्री, 48 डिग्री 45 मिनट। दिस इज द क्वेश्चन। जिसको भाई अगर सवाल नहीं मिला था, पूरा सवाल ही लिख दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। और ये सवाल अगर आपने कर लिया तो समझ लो लोकल अट्रैक्शन के सारे कंसेप्ट, लोकल अट्रैक्शन के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं। इस सवाल को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बिल्कुल यकीन मानो इस बात का
कि लोकल अट्रैक्शन के किसी भी सवाल को सॉल्व करने की हालत में आप पहुंच चुके हैं। कितना टाइम दे दे बताओ। आज पोल क्रिएट करके देखेंगे। हमें बताओ जरा पोल कैसे क्रिएट होते हैं। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। टाइमलेस पोल और लोग चलने दो। टाइमलेस नहीं, टाइमलेस टाइम तो चाहिए, टाइमलेस क्यों कही रहा भाई ये। चलो 4-5 मिनट का टाइम तुम्हें देते, चलो सॉल्व करो फिर पोल क्रिएट करेंगे। आंसर लेते समय पोल क्रिएट, अरे अरे, अबे ये क्या हो गया। अच्छा, आंसर लेते समय पोल क्रिएट करेंगे। सवाल सभी को समझ में आ गया हो तो बता दो। सवाल सभी को समझ में आ गया हो तो बता दो। उत्कर्ष, कब सुधरोगे। कह रहे हैं सर गेट 2013 में एक लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का भी क्वेश्चन आया है, उसका भी कंसेप्ट बता दीजिए। हैं, ये तो शुक्र है कि गेट 2013 में फोटोग्रामेट्री का कोई सवाल नहीं आया था, नहीं तो तुम अभी लगे हाँ तो उसका भी कंसेप्ट पूछ लेते। हैं, क्यों उत्कर्ष। लास्ट चैप्टर का अगर सवाल आया होता तो वो भी अभी लगे हाँ तो बता दें, उसका भी कंसेप्ट बता दें। अभी कहीं पे भी हम लोगों ने लैटिट्यूड और डिपार्चर डिस्कस किया है, हमें तो नहीं आता है, हम तो नहीं आज पढ़ के आए हैं, स्पेशली इस क्लास के लिए तो हमें नहीं पता है। अब तक हम लोगों ने सर्वेइंग की बात करी, कहीं पे भी लैटिट्यूड और डिपार्चर मैंने बोला है अभी तुम्हारे बोलने के पहले। बेटा आएगा, चैप्टर आएगा। हाँ, तो अभी मैंने बोला था कंपास सर्वेइंग कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद फिर हम लोग ट्रैवर्स सर्वे स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा धैर्य रखो, ट्रैवर्स सर्वे में आएगा लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, खेलेंगे उसके साथ भी, खेलेंगे। अब ऐसे कोई सवाल मान लो फोटोग्रामेट्री का आ जाए, लास्ट चैप्टर का जीपीएस का सवाल आ जाए, जीआईएस का आ जाए, तो ऐसे ईयर वाइज थोड़ा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कंसेप्ट हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं। ठीक है उत्कर्ष, तो आज तुम्हें अगली क्लास में लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का गेम खेल समझ में आ जाएगा, पहले इसमें खेलो। चलो अच्छा सवाल है। आई कैन प्रोवाइड यू 5 मिनट टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। डीई की फोर बियरिंग क्या है, 258 डिग्री 30 मिनट। हाँ यही समझ जाओगे तो 2 नंबर नहीं मिल जाएंगे वरुण, यही समझ जाओगे तो 2 नंबर, यही समझने के तो 2 नंबर हैं। समझना क्या है, सर्वे वर्क आपने किया है, उसने बता दिया है कि यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन, और क्या करे वो। सवाल ने बता दिया है कि इस सर्वे वर्क में लोकल अट्रैक्शन की वजह से कोई गलती हो गई है, और जिसकी वजह से आपसे पूछा गया है कि जो बीसी लाइन है, ये वैल्यू जो आपको दिख रही है ये गलत वैल्यू है, इसकी सही वैल्यू बता दो, ये पूछा गया बस। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। ये मेजर्ड वैल्यू है लाइन बीसी की फोर बेयरिंग के, आपसे ट्रू वैल्यू पूछी गई है, और यहां पर इस सर्वे वर्क में एरर है ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन। चलो तो आई कैन प्रोवाइड यू एज यू, जैसा मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के लिए सभी को दिमाग लगाने के लिए और सॉल्व करने के लिए 5 मिनट का टाइम मैं प्रोवाइड कर देता हूं। तो यू हैव 5 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई आंसर चैट बॉक्स में मत लिखना, तो लास्ट में पोल करके देखेंगे, ठीक है, लास्ट में पोल करके देखेंगे, तो पोल में आंसर देना तो मुझे ही पता चल जाएगा कितने लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हाँ भाई, आंसर आ गया। आंसर आ गया। देवेश पूछ रहे सर आप अपने कॉलेज का नाम बताया। बताया तो था। कोर्स का नाम था बीए। क्या था कोर्स का नाम, क्या था? बीए इंग्लिश ऑनर्स। बीए ऑनर्स इन इंग्लिश फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी। हाँ भाई, चलो आंसर मार्क करो जरा। एक बार जरा आंसर मार्क करो, देखें हम भी करके ये। 30 सेकंड का टाइम है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। अब इस मार्क योर आंसर। पोल नहीं आया? पोल आया कि नहीं आया? अब आंसर हम मार्क कर देंगे तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। ये क्या है? एक ही? ये क्या है? ये अंकित का आंसर है क्या? ये रिजल्ट आ रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया। चलो भाई सॉल्यूशन देखा जाए। अरे इतना कठिन सवाल थोड़ा था। तुमको बता दिया, हमने सॉल्व किया था तो तुम तो कर ही सकते हो। अच्छा, हमने गलत आंसर मार्क कर दिया, ऐसा है? चलो भाई, हमें याद नहीं रहता आंसर। हमने तो डी आंसर है आई थिंक इसका, जहां तक मुझे याद आ रहा है अभी डी आंसर है। डी आंसर है। हाँ, ठीक है। एक्चुअली इस बुक में यहाँ दे रखा गया है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन सी था। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन सी था। एनीवे, चलो देखो, अब देखो बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। और जो भी लोकल अट्रैक्शन के कंसेप्ट है, अब उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट और क्वेरी रहना नहीं चाहिए आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आओ देखो, ये सिंपल सा सर्वे वर्क हमने किया है। सबसे पहला काम तो हमें पता करना है कि लोकल अट्रैक्शन की वजह से क्या इस सर्वे वर्क में कोई एरर है। अगर एरर है तो कितनी एरर है और कहाँ पर एरर है, यही तो जानना चाह रहे हो। तो एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो 308 डिग्री माइनस 126 डिग्री 45 मिनट, 181 डिग्री 15 मिनट यहाँ पर आ रहा है। 227 डिग्री 30 मिनट माइनस 49 डिग्री 15 मिनट, ये आ रहा 178 डिग्री 15 मिनट। अगला डिफरेंस निकालो, 340 डिग्री 30 मिनट माइनस 161 डिग्री 45 मिनट, ये आ रहा 178 डिग्री 45 मिनट। 258 डिग्री 30 मिनट माइनस 78 डिग्री 30 मिनट, ये आ रहा है 180 डिग्री। ये आ रहा है 212 डिग्री 30 मिनट माइनस 31 डिग्री 45 मिनट, ये आ रहा है 180 डिग्री 45 मिनट। ये डिफरेंस तो निकाल लोगे? अरे पूरा डिटेल में बता रहे हैं वरुण। स्टेप 1। स्टेप 1, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस निकालो। निकाल लोगे? इस पूरे सर्वे वर्क में क्या हम सभी गिवन लाइन के लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस निकाल सकते हैं? अब यहां से डिफरेंस निकालने के बाद क्या दिख रहा है? डिफरेंस निकालने के बाद यहां पर आपको दिख रहा है कि फॉर लाइन डीई, डीई लाइन के लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री आ रहा है।
फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है इस सर्वे वर्क में फॉर द लाइन डीई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डीई लाइन की जो फोर बियरिंग है और जो बैक बियरिंग है, बोथ दीज रीडिंग्स आर करेक्ट। भैया तभी तो ये डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा होगा। ये फोर बियरिंग भी सही है और ये बैक बियरिंग भी सही है। ये फोर बियरिंग भी सही है और ये बैक बियरिंग भी सही है। रुक जाओ, साथ साथ चलो। अब मुझे ये बता दो, डीई लाइन की फोर बियरिंग आपने किस स्टेशन से मेजर की होगी? डीई लाइन की फोर बियरिंग आपने किस स्टेशन से मेजर करी होगी इस सर्वे वर्क में? एक एक स्टेप बता रहा हूं, बस सुनते रहो ध्यान से। डीई लाइन की फोर बियरिंग आपने किस स्टेशन से मेजर की होगी? फ्रॉम विच स्टेशन यू हैव मेजर्ड द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन डीई? Obviously that we have measured from the station D. Similarly DE लाइन की बैक बियरिंग हमने किस स्टेशन से मेजर की होगी? DE लाइन की बैक बियरिंग हम लोगों ने किस स्टेशन से मेजर की होगी? तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द स्टेशन डी। ये स्टेशन ई से आपने मेजर किया था। अब आओ कंक्लूजन पे। इस पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या हो सकता है? इस पूरी कहानी का कंक्लूजन ये हो सकता है कि अगर डीई लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री है, इसका मतलब इसकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों ही करेक्ट हैं। फोर बियरिंग मेजर करी है स्टेशन डी से, बैक बियरिंग मेजर करी है स्टेशन ई से। तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं लिख सकता हूं इस सर्वे वर्क में स्टेशन डी एंड ई आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन? जल्दी बोलो हाँ या ना। इतनी कहानी समझने के बाद क्या मैं ये लिख सकता हूं स्टेशन डी एंड ई आर फ्री फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन? इस कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ रे? इस कंक्लूजन का मतलब ये निकल के आ रहा है कि ऑल द रीडिंग्स, all readings measured from station D and E will be the correct reading, will be correct reading। ये भी तो मतलब निकल गया। अगर स्टेशन डी और ई फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हैं, इसका मतलब स्टेशन डी और स्टेशन ई से आपने जितनी भी रीडिंग मेजर की हैं वो सभी की सभी रीडिंग सही होंगी इस सर्वे वर्क में। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द रीडिंग्स दैट वी हैव मेजर्ड फ्रॉम द स्टेशन डी एंड ई विल बी द करेक्ट रीडिंग, यस और नो? बताओ। तो स्टेशन डी से आपने यहां पर कौन कौन सी रीडिंग मेजर करी हैं? तो सर एक तो हमने ये फोर बियरिंग मेजर करी थी, एक तो सर हमने ये फोर बियरिंग मेजर करी थी, और अगली लाइन की सॉरी गलत गलत गलत। स्टेशन डी से, हाँ स्टेशन डी से आपने फोर बियरिंग मेजर करी थी और स्टेशन डी से आपने ये बैक बियरिंग मेजर करी होगी प्रीवियस लाइन की। उसी तरीके से स्टेशन ई से आपने ये फोर बियरिंग मेजर करी होगी और प्रीवियस लाइन की बैक बियरिंग मेजर करी होगी। ये जितनी लाइनों के बियरिंग्स में मैंने येलो कलर से सर्कल मार्क किया है, ये सभी रीडिंग सही हैं। ये सभी रीडिंग सही हैं। बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई, आराम से देख लो। यहां तक की कहानी अगर क्लियर है तो फिर आगे बातचीत करें। अब अगर मुझे ये बताओ, स्टेस लाइन ई ए के लिए डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, लाइन ई ए के लिए डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, ये रीडिंग करेक्ट है। इसका मतलब 100% गारंटी के साथ ये बोल सकते हैं कि ई ए लाइन की बैक बियरिंग गलत होगी। जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे भैया इन दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, ये रीडिंग सही है।
और ये डिफरेंस 180 डिग्री नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बैक बियरिंग ऑफ द लाइन ई ए गलत है। लियो कुछ समझी में नहीं आ रहा है। तो यहां पर मैं लिखूं मेजर्ड वैल्यू ऑफ द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन ई ए कितनी है। मेजर्ड वैल्यू जो है वो 31 डिग्री 45 मिनट है। 31 डिग्री 45 मिनट है। तो क्या इसकी ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या इसकी ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ भैया, इस लाइन फॉर ई ए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होना चाहिए। फोर बियरिंग सही है 212 डिग्री 30 मिनट। 212 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री अगर कर दें तो क्या हमें इस लाइन की करेक्ट बैक बियरिंग पता चल जाएगी? मत बोलो तुम, मत बोलो। बत्तीस डिग्री 30 मिनट, 32 डिग्री 30 मिनट ये करेक्ट बैक बियरिंग आएगी। भैया ये जो ये की बियरिंग आपने मेजर करी है बैक बियरिंग, दैट यू हैव मेजर्ड फ्रॉम विच स्टेशन? ये लाइन की बैक बियरिंग आपने किस स्टेशन से मेजर करी थी? स्टेशन ई और स्टेशन ए। ई ए लाइन की बैक बियरिंग आपने किस स्टेशन से मेजर करी थी? स्टेशन ई और स्टेशन ए। इसका मतलब स्टेशन ए इज हैविंग द एरर ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन। तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं निकाल दूं क्या कि एरर एट स्टेशन ए कितनी होगी? स्टेशन ए पे लोकल अट्रैक्शन की वजह से कितनी एरर हो रही है? एरर होती है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। 31 डिग्री 45 मिनट 32 डिग्री 30 मिनट ये आ जाएगा माइनस का 45 मिनट। सही है, देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये आ जाएगा माइनस का 45 मिनट। ये एरर है। तो मेरे लाल क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि करेक्शन एट स्टेशन ए कितना हो जाएगा? क्या मुझे ये बता सकते हो कि अगर स्टेशन ए पे लोकल अट्रैक्शन की वजह से माइनस 45 मिनट की एरर हो रही है तो स्टेशन ए पे करेक्शन कितना अप्लाई करना पड़ेगा? प्लस 45 मिनट का। इसका मतलब स्टेशन ए से हमने जितनी भी रीडिंग मेजर की हैं, स्टेशन ए से हमने जितनी भी रीडिंग मेजर की हैं उनमें अगर हम प्लस 45 मिनट का करेक्शन अप्लाई कर दें तो हमें करेक्ट रीडिंग पता चल जाएगी। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो स्टेशन ए से मेजर करी गई है ये फोर बियरिंग ऑफ ए बी। तो हम लिख सकते हैं व्हाट विल बी द फोर बियरिंग ऑफ द ए बी। इसकी मेजर्ड वैल्यू जो है हमारे सामने दी गई है 126 डिग्री 45 मिनट। 126 डिग्री 45 मिनट। करेक्शन ए पे कितना अप्लाई करना है? प्लस का 45 मिनट का करेक्शन एट ए। तो ट्रू वैल्यू ऑफ फोर बियरिंग ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? 126 डिग्री 45 मिनट और प्लस 45 मिनट। तो 26 और एक 27, 127 डिग्री 30 मिनट ये हो जाएगा क्या? और अगर इसमें ट्रू बियरिंग ऑफ बैक बियरिंग ऑफ ए बी अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो 127 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री कर दें। भैया कैलकुलेशन देखते रहना भाई, जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तो 307 डिग्री 307 डिग्री 30 मिनट करेक्ट वैल्यू आ रही है। और यहां पे आ रही है तुम्हारी वैल्यू 308 डिग्री।
बताओ, ए बी लाइन की बैक बियरिंग आप किस स्टेशन से मेजर करेंगे? ए बी लाइन की बैक बियरिंग आप मेजर करेंगे स्टेशन बी से। तो अब हम, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं लिखूं एरर, एरर एट स्टेशन बी। ये होती है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू है 308 डिग्री, ट्रू वैल्यू है 360 डिग्री 30 मिनट। तो पॉजिटिव एरर हो रही है 30 मिनट की, पॉजिटिव एरर हो रही है 30 मिनट की स्टेशन बी पे। पॉजिटिव एरर हो रही है स्टेशन बी पे कितनी? प्लस 30 मिनट की, यही हो रही है एरर। तो करेक्शन, करेक्शन कितना हो जाएगा? करेक्शन फॉर स्टेशन बी विल बी इक्वल टू -30 मिनट। यस और नो? इसका मतलब स्टेशन बी से जितनी भी रीडिंग मेजर की गई हैं उनमें अप्लाई कर दीजिए करेक्शन। तो फोर बियरिंग ऑफ द लाइन बीसी आपने जो मेजर्ड की है वो कितनी है? मेजर्ड वैल्यू जो है वो हमारे पास है 49 डिग्री 15 मिनट, 49 डिग्री 15 मिनट। तो इसकी ट्रू वैल्यू ऑफ फोर बियरिंग ऑफ द लाइन बीसी क्या हो जाएगा? मेजर्ड वैल्यू प्लस करेक्शन, तो 49 डिग्री 15 मिनट -30 मिनट, इट विल बी इक्वल टू 48 डिग्री 45 मिनट। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर इतना बड़ा सवाल 2 नंबर में आएगा। कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा सर इतना बड़ा सवाल 2 नंबर पे आएगा। 4 पन्ने तो आपने भर दिए, 4 स्लाइड तो आपने चेंज कर दी हैं। आप तो सर इतनी बार इस सवाल को प्रैक्टिस कर चुके हैं, तब आपके 4 पन्ने भर गए, हमारे के 40 पन्ने भर जाएंगे इस सवाल में। ये भी किसी के मन में डाउट आ रहा होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है ऐसा डाउट भी किसी के मन में आ रहा होगा, भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें पेन उठाने की जरूरत नहीं है यार। तुम्हें अगर कंसेप्ट क्लियर हैं, इस सवाल को देखकर पेन उठाने की जरूरत नहीं है, यकीन मानो मेरी इस बात का। वो तो मुझे तुमसे इतना लगाव है कि इतना मैंने पेन उठा लिया। हमको ये सवाल करने को दिया जाता ना, हम पेन ही नहीं उठाते और आंसर सही बता देते। कह रहे हाउ? अरे दिमाग में खेलते और क्या, दिमाग में खेलते भैया, हम इसका डिफरेंस निकालते। ये सब जो तुम्हें बताया है यही तो चल रहा था। ये डिफरेंस 180 डिग्री आ गया, मतलब ये रीडिंग करेक्ट है। इस रीडिंग में से 180 माइनस करते तो ये करेक्ट रीडिंग आ जाती। समझ रहे हो? और करेक्ट रीडिंग मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू से हम स्टेशन ई का निकाल लेते करेक्शन। ये सेम काम जो आपने यहाँ पे लिख लिख के किया है, ये सेम काम जो लिख लिख में किया है, ये दिमाग में भी तो कर सकते थे। ये सब दिमाग में भी तो कर सकते थे। हाँ, 180 ऐड करो, 180 माइनस करो, करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। मेजर्ड वैल्यू दी गई है, करेक्ट वैल्यू निकाल लिए, उससे करेक्शन निकाल दो, करेक्शन अप्लाई कर दो। दो स्टेशन पे करेक्शन ही तो निकालने थे। स्टेशन ई पे करेक्शन निकाला आपने और स्टेशन ए पे करेक्शन निकाला, बी पे निकाला, 3 करेक्शन निकालने थे। तो ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, और लेकिन ऐसा तब हो पाएगा जब आप इस तरीके के कई क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। पूरा कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज ट्रैप हो जाओगे। पूरी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज ट्रैप हो जाओगे। सवाल सभी को समझ में आ गया? कहीं पे किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। कभी कभी गेट में बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ लिया जाता है, कभी कभी गेट में बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ लिया जाता है। कहो तो एक सवाल और बता दें, कहो तो एक सवाल और बता दें, कहो तो एक सवाल और बता दें। इसमें दिया है कि नहीं दिया है? लो,
इसी बुक में देखिए, इसी चैप्टर में एक गेट 2019 में सवाल आया है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है सवाल। जस्ट मिनट, सॉरी सॉरी, ये सवाल नहीं है। ये आया है गेट 2017 में, एक सवाल आया क्या? नहीं यार, ये भी नहीं है। हाँ, गेट 2017 में एक सवाल आया, देखो आप अपनी बुक में चेक करिए। गेट 2017 में एक सवाल आया है, जहां पर सर्वे वर्क दिया गया है, और वहां पर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग गिवन है। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग गिवन, और पूछा गया विच स्टेशन इज अफेक्टेड फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन। इस सर्वे वर्क में कौन सा स्टेशन है जहां पर लोकल अट्रैक्शन है? दिव्यांश, सब हो जाएगा बेटा, ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो, सब हो जाएगा। एक बार में नहीं हो पा रहा, दोबारा ट्राई करो, कंसेप्ट को रिवाइज करो, फिर से ट्राई करो। कंसेप्ट को रिवाइज करो और फिर से ट्राई करो। कंसेप्ट को रिवाइज करो और फिर से ट्राई करो। हाँ भैया, स्क्रिबलिंग पैड मिलता है वरुण, चिंता मत करो। रफ वर्क करने के लिए पेपर मिलता है, एक स्क्रिबलिंग पैड मिलता है, अच्छे खासे पन्ने होते हैं जिसमें रफ वर्क आप कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हो। बताओ, मिल गया सवाल? अरे अब मुझे अगर किसी सर्वे वर्क में ये चेक करना है कि लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है, अगर किसी सर्वे वर्क में मुझे ये चेक करना है, हाँ, तो क्या कर लेंगे? सिंपली आप उसमें हर लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस निकाल लीजिए। अरे हो गया सवाल, यस और नो? मिल गया? आंसर आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। तो समराइज करते हैं, लोकल अट्रैक्शन से तीन तरीके की प्रॉब्लम आती है। पहला बेसिक प्रॉब्लम जो अभी आप कर रहे हैं, गेट 2017 का सवाल, कि भैया इस सर्वे वर्क में लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है, ये बता दो। सिंपल सा तरीका है, किसी भी सर्वे वर्क में लोकल अट्रैक्शन की समस्या है या नहीं है, ये हम पता कर सकते हैं जस्ट बाई टेकिंग द डिफरेंस ऑफ द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। दूसरा सवाल आता है कि अगर लोकल अट्रैक्शन है इस सर्वे वर्क में कहीं पे, तो कितना लोकल अट्रैक्शन है और कहां पर है? विच स्टेशन इज अफेक्टेड फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन एंड व्हाट इज द एरर और द करेक्शन फॉर दैट स्टेशन ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन। वो हमने यहाँ पे करा, हर स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन की वजह से कितनी एरर हो रही है, हर स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन के लिए कितना करेक्शन अप्लाई करना है, ये टाइप 2 प्रॉब्लम है। और टाइप 3 प्रॉब्लम होता है जब आपसे पूछा जाता है करेक्टेड बियरिंग्स। सब कुछ तो था इस सवाल में, कहाँ किस स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है हमने ये पता किया, कितनी एरर है, कितना करेक्शन रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे हमने वो भी पता किया, और फाइनली उस करेक्शन को अप्लाई करके हर लाइन की करेक्टेड बियरिंग को भी फाइंड आउट किया। इसलिए मैंने बोला था कि ये लोकल अट्रैक्शन का कंप्लीट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा लोकल अट्रैक्शन का जो भी सवाल आप सॉल्व करोगे, वो इसका एक पार्ट दिखेगा आपको। तो तीन तरीके की बातचीत हो सकती थी और सारा कुछ इस सवाल में था। दैट्स वाई वी हैव डिस्कस्ड दिस प्रॉब्लम इन द क्लास टू प्रोवाइड यू द क्लियरिटी। आप सभी को क्लियरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये कंसेप्ट डिस्कस किया गया है। एक बार सभी मेरे लाल चैट बॉक्स में मुझे बता देंगे कि लोकल अट्रैक्शन का कंसेप्ट और लोकल अट्रैक्शन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सभी को क्लियर हो गया है, यस और नो? सर कितने भी पेज ले सकते नहीं, एक स्क्रिबलिंग पैड मिलता है, उसी को यूटिलाइज करना होता है। जितनी तुम्हारी जरूरत होगी, अगर तरीके से उसको यूज करोगे तो उससे ज्यादा ही दिया जाता है। गेट का पेपर है, इन सब चीजों की चिंता मत करो।
गेट का पेपर है वो सब कुछ एनालाइज करके, जितना तुम्हें रफ वर्क रिक्वायर्ड है, एक पूरा पैड, स्क्रिबलिंग पैड बोलते, छोटा सा पैड होता है इस साइज का, मल्टीपल पेजेस होता है, मुझे एग्जैक्टली अभी तो नहीं याद आ रहा है कितने पेज होंगे, इतना बड़ा पैड होता है, तो वो मिल जाता है आपको, सफिशियंट स्पेस होता है, स्पेस कम नहीं पड़ेगा। ठीक है। रफ, अब स्क्रिबलिंग पैड का मतलब क्या होता है? ईएससी में अलग होता है ना सर, ईएससी में कुछ नहीं मिलता है, पेपर मिलता है उसी में करो। ईएससी में जो आपका पेपर होता है उसमें, ईएससी ऑफलाइन होता है, तो ईएससी का जो पेपर मिलता है उसमें रफ वर्क के लिए स्पेस होता है। गेट का पेपर ऑनलाइन होता है तो इसमें आपको स्क्रिबलिंग पैड दिया जाता है। अरे पतली सी कॉपी, स्क्रिबलिंग पैड का मतलब पतली सी कॉपी वरुण, ठीक है, जिसमें 7 8 10 पन्ने होंगे, और उसको आपको बाद में सबमिट भी करना होता है, उसको घर नहीं ला सकते हो, एग्जाम के बाद आपको उसको सबमिट भी करना होता है, रफ वर्क अपना वहीं दे के आना होता है। हाँ हाँ भैया, और क्या बाहर से जगह कॉपी खरीद के थोड़ा ले जाएंगे सुरेंद्र भाई, कैसी बातें कर रहे हो? ईएससी प्रीलिम्स भी ऑफलाइन होता है, मैं उर्दू में बता रहा हूँ, यही तो मैं भी बता रहा हूँ कि ईएससी का जो प्रीलिम होता है वो ऑफलाइन पेपर होता है, कॉपी पेपर मिलेगा, उसी में रफ वर्क के लिए स्पेस होता है। नहीं होता है कम, क्यों परेशान हो, नहीं तुम अकेले थोड़ा पेपर दे रहे हो। हाँ, 65 क्वेश्चन होते हैं, 65 क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट स्पेस होता है। सर अगर अफेक्ट 180 डिग्री से कम आया और एक 180 से ज्यादा आया अफेक्ट, अफेक्टेड, ये क्या है? कुछ भी आ सकता है ना, डिफरेंस 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये चेक करना है। अरे जो आंसर आया वही सही है। ईएससी में कैलकुलेटर प्री में अलाउ नहीं होता है, ये सब पता नहीं तुम लोग को, पर तैयारी चल रही है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में किसी भी तरीके का कोई भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। मेंस में फिजिकल कैलकुलेटर अलाउ होता है 100 ms इस तरीके का। गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर होता है। ये सब बातें तो पता होनी चाहिए ना भाई, ये सब बातें तो सभी को पता होनी चाहिए। तो नाउ यू आर इन द पोजीशन, अब आप इस पोजीशन पे हैं कि लोकल अट्रैक्शन कंपास सर्वेइंग का कोई भी सवाल, ठीक है, लोकल अट्रैक्शन कंपास सर्वेइंग का कोई भी सवाल, कहीं का भी, गेट का, ईएससी का, स्टेट के एई जेई कैसा भी सवाल हो, अब आप इस पोजीशन में हैं कि यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चन, एंड इन दिस वे वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर डिस्कशन फॉर द कंपास सर्वेइंग ऑल्सो। तो भैया बातों ही बातों में पहला चैप्टर था फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, तो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग की बातचीत हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। दूसरा चैप्टर था हमारा लीनियर मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर था हमारा लीनियर मेजरमेंट, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और तीसरा चैप्टर था हमारा कंपास सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी द ट्रैवर्स सर्वेइंग। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द, in the next class, in the next class we are going to start the discussion for the ट्रैवर्स सर्वे, ट्रैवर्स सर्वे के बारे में बातचीत करेंगे। अच्छा टेस्ट सीरीज की बातचीत कर लें, चलो टेस्ट सीरीज की बातचीत कर लेते हैं, चलो टाइम है तो बताओ, बताओ भाई टेस्ट सीरीज में क्या दिक्कत आ रही, क्या जानना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो, क्या जानना चाह रहे हो? अरे बेटा उसमें कुछ नहीं दिया गया, उसमें दिया गया है कि ट्रायंगुलर कौन से ट्रायंगल वेल कंडीशन है और इल कंडीशन है, सिद्धार्थ, ठीक है। एक क्वेश्चन है मंजीत यहाँ पे जो आपको खुद के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दिया है, ये देखो, दिस इज द क्वेश्चन दैट आई हैव प्रोवाइडेड एज द होम असाइनमेंट, तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है कंप्लीट,
और एक क्वेश्चन ये आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है। बाकी आपके पास पीवाईक्यू अवेलेबल है, बाकी आपके पास पीवाईक्यू अवेलेबल है। सर क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा भाई? स्वाति कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है? अभी जो कराया कि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, किस सेंस में बोल लो बेटा, एक बार बता दो स्वाति। ये जो आपने बोला सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, ये रिलेटेड टू द टेस्ट सीरीज वाला पॉइंट है या जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड? सर यहाँ नहीं, टेस्ट सीरीज का। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट बियरिंग बैक, अरे मेरे भाई उत्कर्ष, वो अलग कंसेप्ट है, वो लेवलिंग का कंसेप्ट है। बैक बियरिंग नहीं, बैक साइड लिखा होगा, पूरा पढ़ो सही से जाके। दोबारा पूछ रहे हो तुम ये, एक बार ये कमेंट इग्नोर कर दिया था मैंने, और एक बच्चे ने तुम्हें जवाब भी दे दिया था लेकिन तुम समझे नहीं, ठीक है? वो अलग कंसेप्ट है। बैक साइड रीडिंग क्या होता है, फोर साइड रीडिंग क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग क्या होता है, दैट इज द डिफरेंट डिस्कशन दैट वी विल डू इन द लेवलिंग, दैट वी विल डू इन द लेवलिंग। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, सवाल को सही से पढ़ो। बैक साइड रीडिंग और बैक बियरिंग में फर्क है। बैक साइड रीडिंग और बैक बियरिंग में, फोर साइड रीडिंग और फोर बियरिंग में फर्क है। ठीक है, चलो भाई देखो, टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं, इतना मन है आपका तो। टेस्ट सीरीज का कंसेप्ट क्या होता है? टेस्ट सीरीज का सबसे पहले समझो ऑब्जेक्टिव क्या होता है। टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपको ये समझना है। टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस बात को समझिए। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग टेस्ट सीरीज को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब बच्चा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करता है तो किसी किसी को लगता है कि भाई टेस्ट सीरीज के ही सवाल एग्जाम में आ जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा, है ना? कि ये टेस्ट सीरीज के सवाल हैं, ऐसे ही सवाल, यही सवाल कहीं एग्जाम में ना मिल जाए, तो उनके दिमाग में अलग ही कहानी चल रही है। टेस्ट सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद से इवेल्युएट करना चाह रहे हैं बिफोर द एग्जाम। अब होता क्या है कि कभी तुमने लगातार 3 घंटे बैठ के कभी आज तक फुल डेडिकेशन के साथ सवाल तो लगाए नहीं है। जब आप पूरे साल तैयारी करते हैं तो आधे घंटे लगाए सवाल, 1 घंटे लगाए सवाल, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 10 मिनट टहल के चले आए, कुछ खा पी के चले आए, फिर सवाल लगा रहे हैं। कभी बैठ के सवाल लगा रहे हैं, कभी टेक लेके सवाल लगा रहे हैं, जैसे मन हो रहा वैसे पढ़ते हो ना। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि एग्जाम में हम अपने माइंड को 3 घंटे तक कंसंट्रेट कैसे रखें। पूरे साल भर की तैयारी के दौरान कभी भी हमने 3 घंटे लगातार बिल्कुल डेडिकेशन के साथ सवाल लगाए नहीं है। माइंड हमारा वहां खेलता है। तो युद्ध के पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, और टेस्ट सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपनी कमियों को, हम अपनी गलतियों को, हम अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें, उनको फाइंड आउट करें। अब दिक्कत यहाँ पर क्या होती है कि जब हम टेस्ट देते हैं और हमारे नंबर नहीं आते हैं, जब हम टेस्ट देते हैं जब हमारे नंबर नहीं आते तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं सबसे। तो ज्यादातर आप देखना, आप गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कभी कंप्लीट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे टेस्ट में 50 पेपर हैं, तो 100 बच्चे अगर आपके स्टार्ट कर रहे हैं तो उनमें से केवल 5 से 7 बच्चे ऐसे होंगे जो पूरे टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। 90 से लेके 95% जनता जो होती है वो बीच में ही गिव अप कर देती है। कोई 2 टेस्ट देगा, कोई 4 टेस्ट देगा, कोई 15 टेस्ट देगा, कोई 20 टेस्ट देगा और खत्म हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि हम बार बार पढ़ते हैं और हमारे नंबर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आते नहीं है। हम बार बार मिस्टेक्स भी हमसे हो जाती, क्योंकि अब सारे सब्जेक्ट को एक साथ डील करना है ना।
सारे सब्जेक्ट को एक साथ डील करना, सारे कंसेप्ट को डील करना, तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा पैनिक हो जाते हैं हम कि हमें उसको छोड़ देना ही एक आसान रास्ता दिखता है। हम फिर उसको कंप्लीट ही नहीं करते, और जैसे ही आप उसको छोड़ देते हैं आप एग्जाम से हो जाते हैं बाहर। आप फिर उस कंपटीशन में मत समझिए अपने आप को। तो पहली बात तो यह है कि टेस्ट सीरीज की जो परफॉर्मेंस है उससे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। तो इसका आइडियल तरीका क्या है कि जैसे मान लो कोई आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो, तो अभी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, और फिर फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। यस और नो? मोटिवेशन कहाँ से लाएं? खरीद के ले आओ, कोई मिल जाएगा है। मोटिवेशन मिलता है एक जगह पे। कहाँ रहते हो बताओ, बता दें कौन से शहर में रहते हो, कौन से शहर में रहते हो हैं? मोटिवेशन कहाँ से लाए बता रहे हैं, बताओ। ऑनलाइन भी मिल जाता है मोटिवेशन। हाँ, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ऑनलाइन खरीद लो। कितना चाहिए? आधा लीटर, 1 लीटर, 1 किलो, 2 किलो, कितना चाहिए? हाँ, बताओ कितना मोटिवेशन चाहिए, कितना चाहिए? लीटर के हिसाब से लोगे कि वजन के हिसाब से लोगे? मतलब हद है यार। हाँ, कह रहे हैं मोटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है, पूरे कई लोगों के सपने दांव पे लगे हुए हैं। अब दिव्यांश परेशान है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के लिए। 2 4 10 बार और लिखो फिर बता देंगे। 2 4 10 बार और लिख दो तो बता देंगे, एक बार में दिखता थोड़ा है मुझे। हम्म, बता चुका हूं, ट्रैवर्स सर्वे में पढ़ेंगे। बार बार एक ही चीज पूछ रहा, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कब होगा, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कब होगा। हाँ? तो बेटा, मोटिवेशन खुद से डेवलप करना है हमें। मोटिवेशन हमें खुद से ही, खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। भाई तुम्हारे, अब तुम्हारा पूरा करियर है, तुम्हारी पूरी लाइफ है, तुम्हारे घर वालों के सपने हैं। क्या इतनी चीजें, तुम्हारे माँ बाप की खुशी है, क्या इतना सफिशिएंट नहीं है तुम्हें मोटिवेट करने के लिए? हाँ, अच्छी रैंक लाओगे, मेहनत करके अच्छी नौकरी पाओगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, घर वालों को बताओगे, घर वालों की खुशी होगी, उनको सम्मान फील होगा, उन्हें गर्व फील होगा। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए तुम्हें? और कहां से, और कौन से मोटिवेशन की तलाश में बैठे हो तुम? हाँ, गर्व से सीना चौड़ा करके तुम्हारे घर वाले बताएंगे कि हमारा बच्चा पीएसयू में है, हमारा बच्चा पहली बार में गेट में टॉप 10 में रैंक लाया था। और जीवन भर बताएंगे, 1 2 दिन नहीं। आज से 10 साल बाद तुम्हारे बच्चों को भी बता रहे हूँ, पता है तुम्हारे पापा बड़े तेज थे। पापा जब तुम्हारे पढ़ाई करते थे ना, तो पहली बार में पेपर दिए थे, और पहली बार पेपर में टॉप 10 में रैंक ले आए थे। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए? हाँ, तुम खुद भूल जाओगे तुम्हारी कौन सी रैंक आई थी, उनको जीवन भर याद रहेगा। ये मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं सर मोटिवेशन कहाँ से लाएं। अगर ये बात तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रही है ना, तो धरती पे तो कोई ऐसा इंसान नहीं जो तुम्हें मोटिवेट कर पाए, हम बता दे रहे हैं। तुम हजार नहीं लाखों वीडियो देख लो, पूरे धरती में ऐसा कोई इंसान नहीं जो तुम्हें मोटिवेट कर पाए, अगर तुम्हें ये बातें मोटिवेट नहीं कर पा रही हैं। समझ रहे हो? तो फर्जी चीजों में ज्यादा परेशान मत हो। कभी कभी मोटिवेशन, कभी कभी जनरल बातचीत डिस्कशन जरूरी होता है। पढ़ धर कुछ रहे नहीं है, मोटिवेशन चाहिए। कह रहे हैं सर रिवीजन कर लेना, नहीं मोटिवेट करिए पहले। हाँ। सर ने कहा चल कल 4 सवाल लगाए ना, नहीं मोटिवेट करिए। 2 आदमी हायर कर लो जो तुम्हें सुबह शाम मोटिवेट ही करें, पढ़ाई लिखाई छोड़ो। हैं? अबे तैयारी कर रहे हो कि एहसान कर रहे हो? हैं? एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तैयारी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो कि एहसान कर रहे हो
4 आदमी घर में, मम्मी पापा लगे हुए हैं सुबह शाम मोटिवेट करने में, लल्ला हमारा तैयारी कर रहा है, हाँ गेट तक मोटिवेट करो। 10 लोगों को तुमने इन्वॉल्व कर रखा है मोटिवेट करने के लिए, हाँ? पढ़ोगे, काम करोगे, चीजें समझ में आएंगी, अपने आप मोटिवेट रहोगे। सवाल कंसेप्ट पढ़े नहीं है, हाँ? कंसेप्ट पढ़े नहीं है, सवाल लगाने बैठ गए, सवाल हो नहीं रहे हैं, कहां से मोटिवेशन आएगा? हाँ? हो गए मोटिवेट, मिल गया मोटिवेशन, किसका डाउट था? अब हो मोटिवेट, एक बार बता दो हाँ नाम है जिसका भी था डाउट। ठीक है, मोटिवेट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अभी मैंने जो बताया इससे मोटिवेट हुए थोड़ा बहुत कि नहीं? हाँ? तो पॉइंट ये है बेटा, पॉइंट ये है कि टेस्ट सीरीज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं। जब कभी भी कोई भी टेस्ट दीजिए, फुल प्रिपरेशन के साथ दीजिए। पहले अपने दिमाग को ये समझा दीजिए कि भैया ये खेल नहीं है। उतनी ही शिद्दत, उतनी ही एनर्जी, उतने ही डेडिकेशन के साथ आप टेस्ट में अपीयर होइए। जितनी शिद्दत, जितनी ईमानदारी, जितनी डेडिकेशन के साथ आप फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे, सबसे पहली चीज तो आपको ये डेवलप करनी है। ये नहीं कि पढ़े हैं इसे, लिए मोबाइल में दे रहे हैं टेस्ट आराम से। अगर ऐसे दे रहे हो कोई नंबर नहीं आएंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, पहले बता दे रहे हैं हम। फुल डेडिकेशन के साथ, फुल डिसिप्लिन के साथ, फुल फीलिंग के साथ आपको टेस्ट देना है, लाइक कि ये मेरा फाइनल एग्जाम है। और ऐसा जब आप मल्टीपल टेस्ट में फॉलो करेंगे, तब आपका माइंड और बॉडी इस बात के लिए ट्रेंड होगा। शुरू के 5-10 टेस्ट में तो सवाल छोड़ो, बैठना बड़ा कठिन हो जाता है। कंसंट्रेट करके उतने देर तक बैठ ही नहीं पाते हम लोग, बहुत विचलित करता है ये दिमाग, पता है आपको। तो जब कभी भी कोई टेस्ट दीजिए, प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद टेस्ट दीजिए। ऐसा नहीं मुंह उठाया और चले गए, प्रिपेयर अपेयर कुछ करा नहीं, कंसेप्ट रिवाइज किया नहीं, मुंह उठाया चलो टेस्ट दे लेते हैं, तो फिर देखना क्या होगा, जादू होगा। तो फुल प्रिपरेशन करिए, जाके टेस्ट दीजिए। और टेस्ट देने के बाद काम खत्म नहीं होता है, टेस्ट देने के बाद ही काम एक्चुअल में शुरू होता है, और वो होता है टेस्ट की एनालिसिस। जब तक आप इस टेस्ट की एनालिसिस नहीं कर ले रहे हैं, गलती से भी अगला टेस्ट मत दे देना, कोई फायदा नहीं है, समय बर्बाद करोगे केवल। समझ रहे हो? तो एनालिसिस में हमें क्या करना है कि वो जो टेस्ट के क्वेश्चन थे उनको आप एनालाइज करिए, कहां पर मिस्टेक हुई, कहां पर कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई, कहां पर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, कहां पर हमने सिली मिस्टेक करी, कौन सा कंसेप्ट मिस हो रहा है। उन सबको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करिए उस टेस्ट में, और उसको फिर एक बार रिवाइज करिए, उसको प्रैक्टिस करिए। जब उसके सारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपने खत्म कर दिया है, उसके बाद ही अगला टेस्ट देना। और जब बेटा मल्टीपल टाइम आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहेंगे और करेक्ट करते रहेंगे, तो 15-20 टेस्ट बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, 1-2 टेस्ट बाद नहीं आएगा। जो सवाल तुम्हारा पहले टेस्ट में गलत हो गया था, जब उसी तरीके का कोई सवाल, उसी कंसेप्ट का कोई सवाल तुम 15वें टेस्ट में सही कर दोगे ना, ये रिवीजन और एनालिसिस की वजह से, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो एक कसम खा लो, सब इलाज हो जाएगा। टेस्ट सीरीज की बात की है तो आज भी एक कसम खा लो यहाँ पे इस क्लास में, कि सर अगर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे तो पहले से लेके आखिरी तक के टेस्ट ईमानदारी के साथ विद एनालिसिस देंगे। नंबर आए ना आए, जीरो आए, माइनस में आए, कोई दिक्कत नहीं, हम टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे, बस ये कसम खा लो।
50 टेस्ट हैं, 100 टेस्ट हैं, जितने भी टेस्ट हैं, अगर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, मैं उनमें से हूंगा जो पूरे टेस्ट कंप्लीट करेंगे। इतना भी अगर कर लेगा ना, इतना भी अगर कर लेगा ना, हम तुम्हें गारंटी दे रहे हैं, अगर आज तुम्हारी तैयारी 40 नंबर की है गेट में, तो तुम्हारे 60 से 65 नंबर आएंगे। आज अगर नया पढ़ना बंद कर दोगे, तो जिस भी लेवल पे तुम हो, अगर तुमने पूरे टेस्ट शिद्दत से अटेम्प्ट कर लिए और उनको एनालाइज कर लिया विद एनालिसिस, तुम्हारे 20 से 25 नंबर बढ़ जाएंगे। लिख लो तुम मेरी इस बात को। अब तुम्हारी इच्छा है कि मोटिवेशन ढूंढना या कर लेना ये काम, तुम्हारी इच्छा है। बताना मेरा काम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये खेल। और कुछ पूछना है टेस्ट सीरीज के बारे में? और कुछ पूछना है टेस्ट सीरीज के बारे में, या मोटा मोटा बात समझ में आ गई? तो आपकी क्या अप्रोच थी, वो मेरी क्या अप्रोच थी, मैंने बता दी है। ठीक है, करके देखना फिर बताना अपने एक्सपीरियंस। हम्म, करके देखना फिर बताना फिर अपने एक्सपीरियंस। सर आपको देखता हूं तो लगता है तैयारी बहुत कम है, लेकिन मैं बहुत सारा कर ले जाऊंगा। तुम अपने पोटेंशियल को पहचानो, तुम सब में इतनी ताकत है, मेहनत तो करो यार। सर जो टेस्ट अच्छा नहीं हुआ उसको री अटेम्प्ट करें। री अटेम्प्ट करके क्या कर लोगे? एक बार टेस्ट तुमने देख लिया है, उसके क्वेश्चंस पता है, उनके आंसर्स पता है, तो क्या क्या टिक 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 खेलना है क्या? हाँ? अब उसको एनालाइज करो। कोई सवाल है, कोई कंसेप्ट है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल तो गलत हो गया, बैठ के मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को रिवाइज करो अगले टेस्ट के पहले। डब्ल्यू इंडेक्स फाई इंडेक्स का सवाल आया था हाइड्रोलॉजी में, मिस हो गया। कंसेप्ट ही नहीं याद आ रहा है डब्ल्यू इंडेक्स फाई इंडेक्स का। कंसेप्ट को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, सवाल लगाओ, फिर अगला टेस्ट के लिए जाना। हाँ, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल निकालना चाह रहे थे, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में इक्वेशन ही नहीं याद आ रही है। कौन सी इक्वेशन लगेगी, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। हाँ, तो अब उसको रिवाइज करो। समझ रहे हो बात को? ऑप्टिम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकालना चाह रहे थे, पर सीपीएम का सवाल था, समझ ही में नहीं आ रहा है। क्रैशिंग का सवाल आ गया, समझ ही में नहीं आ रहा, क्या करें? हाँ, ड्यूटी डेल्टा पूछ लिया गया इरिगेशन में, पता ही नहीं क्या करें। बोल्टेड कनेक्शन का सवाल आ गया स्टील में, पता ही नहीं क्या करें। हाँ, प्री टेंशनिंग का सवाल आ गया आरसीसी में। जहां जहां गलती हो रही उसको कंसेप्ट को रिवाइज करो, ताकि फिर जब उस तरीके का सवाल आगे किसी टेस्ट में देखने को मिले तो वो सही होना चाहिए। तभी तो एक बार टेस्ट दिया, एनालाइज, अरे भैया अभी मान लो मेडिकल टेस्ट कराने जाए हम अपना, टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पे इलाज चलेगा। डॉक्टर क्या बोलेगा, दवा खाओ 7 दिन तक, 7 दिन बाद आना दोबारा टेस्ट कराएंगे। सही हो जाएगा तो दवा चेंज कर देंगे, बंद कर देंगे, नहीं सही होगा तो कंटिन्यू करेंगे। यही तो खेल है, आउट का टेस्ट है। हाँ? तो एक्चुअल में टेस्ट का उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपनी कमियां जानें। बट गलती हमसे क्या होती है कि हम अपनी कमियां देखकर घबरा जाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जबकि ऐसा है नहीं। समझ रहे हो? तो टेस्ट में अगर आपको कोई अपनी कमी पता चल गई है, वीकनेस पता चल गई है, और समय रहते पता चल गई है, तो अच्छी बात है ना। हाँ? अब तुम्हें कोविड के सिम्टम्स अगर लग रहे हैं, तो टेस्ट कराने में डर क्यों रहे हो? जब पूरा फैल जाएगा तभी टेस्ट कराओगे क्या? थोड़े बहुत सिम्टम्स लगे, जाके टेस्ट कराया, प्रिवेंशन लिया, ध्यान रखा, दवा खाई, इम्यूनिटी बढ़ाई, 15 दिन बाद सही हो रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। 15 दिन तक डरे बैठे, नहीं नहीं टेस्ट नहीं देंगे, नंबर नहीं आएंगे, रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए, बैठे घर में, 15 दिन बाद पैक हो गए हैं। तो टेस्ट कराओ, टेस्ट देखो, उसकी पर जो भी रिजल्ट है उनको देखो, और उसके हिसाब से करेक्टिव मेजरमेंट लो।
कह रहे हैं सर टाइम अब ज्यादा नहीं है तो सीपीएम बीएमसी हाइड्रोलॉजी के प्रिंटेड नोट से पढ़ लें। अरे बहुत टाइम है, अभी कैसी बातें कर रहे हो तुम, बहुत टाइम है। तुम मन में ऐसा निगेटिव ख्याल क्यों ला रहे हो वरुण? बहुत टाइम है, यकीन मानो यार, इतना थोड़ा है। अभी क्या चल रहा, सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, ये 4 महीने हैं। कैसी बातें कर रहे हो वरुण यार, बहुत टाइम, हम तुम्हें सच बता रहे हैं, टाइम ही टाइम है। ये मन में जब इस तरीके के थॉट ले आओगे ना, देखो ये मन तुम्हारा क्या है, अभी बताया था, दिमाग क्या करता है, पहले कहेगा ये 3 सब्जेक्ट के प्रिंटेड कर लो, फिर बोलेगा यार जब प्रिंटेड ही करने हैं तो तुम 15 के प्रिंटेड कर लो। ये लगातार यही कोशिश कर रहा हो, तुम उसमें ट्रैप हो रहे हो। अभी आज ही बताया वरुण, ये कह रहा है कि कुछ हमसे करवाओ नहीं, मेहनत तो बिल्कुल मत करवाओ। इसने आइडिया दिया तुम्हें धीमे से, एक काम करो यार, टाइम कम है भाई, ये कन्विंस कर रहा है तुम्हें। तो 3 सब्जेक्ट के, एक काम करो प्रिंटेड से पढ़ लो। जब तुम 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे ना, कहेगा एक काम करो यार 5 सब्जेक्ट कर लो प्रिंटेड से, मजा तो आ ही रहा है ना। 7 सब्जेक्ट कर लो प्रिंटेड से, तुम्हें गुमराह कर रहा है। ऐसी चीजों से इसको दूर रखो। हाँ, इससे बोलो तुम्हें पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट करने खुद से, छोड़ेंगे नहीं। थोड़ी बहुत देर तक रेजिस्टेंस दिखाएगा, फिर बोलेगा हाँ करना ही पड़ेगा लग रहा है अब। ठीक है, तो ऐसी बिल्कुल अभी बिल्कुल फ्री माइंड के साथ बस एफर्ट एफर्ट एफर्ट, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाने, उसका शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, उसका शॉर्टकट की तरफ मत भागो। अभी तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, तो तुम शॉर्टकट की बातें कर रहे हो। क्लियर है? तो आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। ये क्वेश्चन मैंने दिया है, सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और टेलीग्राम में अपना बिल्कुल आंसर शेयर करिएगा। ठीक है सौरभ, थोड़ी मेहनत करो, चेक करो कैसे होता है। सौरभ पता था ये प्रॉब्लम आएगी, तो थोड़ा सा होमवर्क करो। हाँ, हाउ टू कन्वर्ट द डिग्री मिनट इन द वर्चुअल कैलकुलेटर करके देखो। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। अगली क्लास जो होगी हमारी, जैसा आपको पता है, वी विल मीट एट 8:30 PM और चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रैवर्स सर्वे। तो किसी बच्चे को बहुत देर से बार बार एक डाउट आ रहा था कि सर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर होगा, इसी में होगा, ठीक है, तसल्ली के लिए उसके। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, थैंक यू।